हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। और अब तो एग्ज़ाम पटवारी का नज़दीक आ चुका है और ऊपर से रीट आने वाली है। तो आप लोगों से विनती रहेगी कि अब आप जागिए और अपने दोस्तों को भी जगाइए। क्या पता आप अपने दोस्तों को जगाएं और आपकी किस्मत जाग जाए। तो चलिए यही स्टडी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं संघ की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को हमने कंप्लीट कर लिया है। व्यवस्थापिका के अंदर हमने संसद को पढ़ा था और संसद के दोनों सदन हमने राज्यसभा और लोकसभा को देखा है कि वो किस प्रकार से कानून बनाते हैं और उनमें क्या कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। तो भाग 5वां ही चल रहा है अभी तक हमारे पास में। और अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 52 से लेकर के 78 तक। हमने 79 से लेकर के 1 2 3 तक कंप्लीट किया है। अनुच्छेद 52, सबसे पहले अनुच्छेद 52 जो है इसमें दिया गया है राष्ट्रपति कि इस देश का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का एक सर्वोच्च नागरिक होगा, जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में आता है कार्यपालिका शक्तियां। संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित हैं। ये बात कहाँ लिखी गई है? कार्यपालिका शक्तियां, तो ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 53 के अंदर, 53 में लिखी गई है। अनुच्छेद 54 में लिखा गया है कि निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। तो पहले मैं यहाँ पे आपके सामने अनुच्छेद लिख देता हूं, उसके बाद हम इसको याद करेंगे। तो देखिए जरा, 55 में है हमारे पास में चुनाव विधि, चुनाव की विधि क्या रहेगी। उसके बाद देखिए जरा, 56 के अंदर आता है कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो कितना रहेगा। पर में यानी 5 वर्ष कार्यकाल रहेगा। तो अगर ये दोबारा आना चाहे, क्या ये दोबारा आ सकता है? तो कोई भी व्यक्ति पुनः निर्वाचन का योग्य है या नहीं, तो पुनः निर्वाचन। तो ध्यान रखिएगा जरा दोस्तों कि जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति सिर्फ जो भी राष्ट्रपति पद पर रहता है वो केवल 2 बार ही पद पर आ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब तक उसके पास में योग्यता है वो कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त हो सकता है। उसके बाद देखिए जरा, निर्वाचित हो सकता है 58 में। क्या आएगी यहाँ पे? योग्यताएं आ जाएंगी हमारे पास में, योग्यताएं, योग्यताएं आ जाएंगी राष्ट्रपति पद के लिए। 59 में बात करते हैं तो 59 में आ जाएगी शर्त। अगर उसकी योग्यताएं कंप्लीट है तो उसके सामने शर्त रखी जाएगी। अगर शर्त भी कंप्लीट है तब उस व्यक्ति को शपथ दिलाई जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? शपथ दिला देंगे। अगर वह राष्ट्रपति शपथ के विरुद्ध काम करेगा तो हम क्या कर सकते हैं? महाभियोग लगा सकते हैं, महाभियोग प्रक्रिया चालू कर सकते हैं, यानी कि उसको पद से हटाया जा सकता है। तो अगर पद से हटाया जा सकता है तो पद रिक्त हो जाएगा। पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। तो पद रिक्त होगा तो पद उसका कौन संभालेगा? तो 63 में हम बात कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति आ जाता है। 63 में उपराष्ट्रपति आ जाएगा, यानी उसका पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति उसका पद संभालेगा। तो उपराष्ट्रपति कौन होगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। अच्छा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा, ये बात कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा 65 में।
तो 65 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उसके बाद में ठीक है, इसको एक क्या दे दी, इसको भी शक्ति दे दी, उपराष्ट्रपति को भी शक्ति दे दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं 66 के अंदर कि यहाँ उपराष्ट्रपति को पद के लिए ठीक है शक्ति दे दी। अब हम उपराष्ट्रपति का क्या करेंगे, निर्वाचन करेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में बात करते हैं 67 के अंदर, तो निर्वाचन करेंगे तो निर्वाचन मंडल आएगा हमारे पास में यहाँ पर, और उसके बाद में आ जाएगी हमारे पास में पदावधि, यहाँ पर आ जाएगी पदावधि यानी कार्यकाल, ये कितने समय के लिए निर्वाचित होगा। ठीक है, इसको 5 वर्ष के लिए करेंगे। तो 68 बात करते हैं 68 की। 68 में दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, तब फिर यहाँ पर उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा। ये बात कहाँ लिखी गई है, 68 में लिखी गई है। और 69 में लिखा गया है कि उसको ठीक है, अगर सारी कार्रवाइयां सही होगी तो हम उसको क्या कर देंगे, शपथ दिला देंगे। और उसके बाद में आ जाता है 70 के अंदर राष्ट्रपति के कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। आकस्मिकताओं के संबंध में राष्ट्रपति के कृत्य, ठीक है, कृत्यों का निर्वहन। तो राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे दिया गया है 70 के अंदर कि राष्ट्रपति जो है अपने कार्यों का निर्वहन करेगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए 71 में दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले होंगे जो, यानी अगर चुनाव के अंदर हेरफेर हो रहा है या चुनाव से कोई संतुष्ट नहीं है तो उसके चुनावी मामले का सुलझाव कौन करेगा, चुनावी मामलों को कौन सुलझाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट, तो इसका जो कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। उसके बाद देखिए जरा 72 के अंदर राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है क्षमादान की शक्ति दी गई है, क्षमादान की शक्ति दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास में क्षमादान की शक्ति आ जाती है। उसके बाद देखिए कि 73 में संघ की कार्यपालिका का विस्तार किया जाता है। संघ की कार्यपालिका का विस्तार, अब संघ की कार्यपालिका का क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। क्योंकि अब तक कितने लोग आए हैं, अब तक सिर्फ 2 लोग आए थे, राष्ट्रपति आया है और उपराष्ट्रपति आया है। तो अब इसका विस्तार भी तो करना है क्योंकि काम भी ज्यादा होंगे। तो 74 में इसके विस्तार के लिए क्या किया गया, मंत्री परिषद का गठन किया गया, मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। और 75 में देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये बात यहाँ पे लिखी गई 74 में, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये बात कहाँ लिखी गई है, 75 में। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति यहाँ पर होगी 75 के तहत। उसके बाद देखिए जरा 76 के अंदर अब कौन आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे एक और व्यक्ति लगा दिया, एक पदाधिकारी आ जाता है, महान्यायवादी यहाँ पे आ जाएगा। और 77 के अंदर भारत सरकार की कार्यवाही, ठीक है, यानी जो इसके कार्य हैं भारत सरकार के, उनके बारे में यहाँ लिखा गया है जो संसद डिसाइड करेगी। और 78 में आता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है।
तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक अपने को रीड करना है, जिसमें मैंने आपको बता दिया। फिलहाल अभी आपको अनुच्छेद आपके सामने लाया हूं, उसके बाद में इन अनुच्छेदों को हम याद कैसे करेंगे उसकी प्रक्रिया चालू करेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी पूरी डिटेल। ठीक है। अनुच्छेद 52 में सबसे पहले राष्ट्रपति आएगा, तो राष्ट्रपति आएगा तो उसको क्या दिया जाएगा, तो उसको सबसे पहले क्या दी जाएंगी, कार्यपालिका शक्तियां दी जाएंगी। तो राष्ट्रपति तभी अपने पद पे आएगा ना, कि अगर उसको कुछ शक्तियां दी जा रही हैं तो उसको कार्यपालिका शक्तियां दी जा रही हैं 53 में, तो ठीक है, अब उसको शक्तियां दी जा रही हैं तो चलो ठीक है, उसकी चुनाव की विधि यानी चुनाव का मंडल बनाते हैं। तो उसका चुनाव कौन करेगा, उसका चुनाव का मंडल बनाया जाएगा 54 के अंदर, और 55 में उसकी चुनाव की विधि, कैसी विधि होगी, किस विधि से उसको चुना जाएगा। और 56 के अंदर क्या बात कहते हैं कि इसको कितने समय के लिए चुना जाएगा, तो कितने समय के लिए चुना जाता है, तो 5 वर्ष के लिए। आप सभी को पता है 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है, तो फिर भी याद रखिएगा। अब 5 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल डिसाइड कर दिया गया 56 के अंदर। तो 57 में बात कह दी कि अगर वो व्यक्ति दोबारा आना चाहे तो आ सकता है या नहीं, तो इसमें दिया गया है पुनर्निर्वाचन, कि वो कितनी भी बार वापस आ सकता है अपने पद पर जब तक उसके पास में योग्यताएं हैं। तो ठीक है, अगर योग्यताएं हैं तो 58 में बात आ गई किसकी, योग्यताओं की, कि अनुच्छेद 58 में हमें चाहिए योग्यता। तो योग्यताओं के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना कर्म के अकॉर्डिंग 58 में पूछ ली गई योग्यता, अगर योग्यता कंप्लीट है तो शर्त पूरी करो। 59 के अंदर शर्त पूरी की जाती है, और जैसे ही शर्त पूरी की जाती है तो ठीक है, अब आपको शपथ दिलाई जाती है। तो 60 के तहत शपथ दिलाई जाती है, और अगर शपथ के विरुद्ध अगर कोई काम किया जाएगा तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। तो हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया। 61 में चलती है महाभियोग प्रक्रिया, और उसके बाद में जैसे ही महाभियोग प्रक्रिया होगी तो क्या हो जाएगा, पद रिक्त हो जाएगा। तो पद रिक्त हो जाएगा तो पद को संभालना जरूरी है, क्योंकि ये किसका पद है, प्रथम नागरिक का पद है, सर्वोच्च सेनापति का पद है, ये राष्ट्रपति का पद है, इसलिए इसको संभालना जरूरी है। तो इसको संभालने की बात हम आगे करते हैं, लेकिन जैसे ही इसको संभालने की बात आती है तो नाम किसका आता है, उपराष्ट्रपति का नाम आ जाता है। तो 63 के अंदर उपराष्ट्रपति आएगा, और उपराष्ट्रपति क्यों आएगा, क्योंकि उसको भी शक्ति देनी है कोई ना कोई। तो क्या शक्ति देनी है उसको, उसे राज्यसभा का पदेन सभापति बना दिया जाता है। तो डिस्कस किया था हमने पदेन सभापति के बारे में, तो वो बात कहाँ लिखी गई है, 64 के तहत वो क्या है, वहां का पदेन सभापति है। लेकिन 65 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के जगह पर, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो पद रिक्त है उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उसको 6 माह के अंदर उसको भरना आवश्यक है। और यहाँ पर लिखा गया है पद रिक्ति में कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उसका कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। उसके बाद देखिए जरा, अगर उपराष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं, जैसे राष्ट्रपति को शक्तियां देने के बाद में उसका क्या कर दिया गया, निर्वाचन मंडल और निर्वाचन कर दिया गया, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति को शक्तियां देने के बाद में उसका क्या कर दिया जाएगा, निर्वाचन कर दिया जाएगा। निर्वाचन किया जाएगा तो कितने समय के लिए किया जाएगा, यानी कि पदावधि। तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है समय, कार्यकाल आ जाएगा। कार्यकाल के बाद में हम बात करेंगे तो 68 में ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसका भी कार्यकाल खत्म होने के बाद में दोबारा आने की बात पूछी गई थी। तो यहाँ पर कहता है कि अगर उसका कार्यकाल खत्म हो गया तो उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो उसका पद कौन संभालेगा, तो यहाँ हमने व्यवस्था कर दी कि उपराष्ट्रपति का पद संभालने की जरूरत नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति क्या है, सभापति भी है साथ साथ में। तो सभापति का पद संभालने की जरूरत है। वो बात कहाँ है, वो संसद के अंदर है कि सभापति का पद उपसभापति संभालेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, पद रिक्त हो जाएगा तो चलो ठीक है, अब इसकी व्यवस्था सही है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, शपथ दिला दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ शपथ है तो इसके बराबर में हम इनको लेके चल रहे हैं। तो शपथ दिला दी जाएगी। शपथ दिलाने के बाद में तो अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति का काम खत्म हो जाता है। अब बात आ जाती है हमारे पास में वापस से किसकी, राष्ट्रपति की, क्योंकि मुख्य व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति है, सभी शक्तियां उसी के पास में ही हैं। तो लेकिन उनका जो प्रयोग करेगा वो कौन करेगा, मंत्री परिषद करेगी, उसको हम आगे देखेंगे। 70 के अंदर आ जाता है हमारे पास में आकस्मिकताओं के संबंध में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। जब आकस्मिक स्थिति होगी तब वो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के कर्तव्य है, जो राष्ट्रपति के कार्य हैं वो कैसे करेगा, कौन कौन से वो कार्य करेगा, ये संसद डिसाइड करेगी। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, उनका निपटारा कौन करेगा, तो उनका निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये 71 में दिया गया है। और 72 में दे दिया गया है क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। यहाँ तक आपको नो डाउट याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको, इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। हो सकता है बाई चांस आपके ये 3 अनुच्छेद निकल जाएं, लेकिन हम इन दोनों अनुच्छेदों की आगे बात करेंगे, तो इसलिए ये भी आपके दिमाग से निकलना मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं आगे। 73, अब बात आ जाती है 73 की, कि 73 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का विस्तार कर रहे हैं। तो विस्तार करेंगे तो हमें और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो हम किसको लेके आएंगे, 74 में मंत्री परिषद को लेकर के आएंगे, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और 76 के अंदर आ जाता है महान्यायवादी, जो संवैधानिक कार्यों पर सलाह भी देगा राष्ट्रपति को, ठीक है। और 77 के अंदर आ जाता है भारत सरकार की कर्तव्यों के बारे में आती है, इसकी कार्यवाहियां आ जाती है, इसका संचालन आता है, भारत सरकार का संचालन। और 78 के अंदर आ जाएगा राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को जानकारियां देगा, जो भी काम होते हैं, जो भी समझौते होते हैं, उनकी जानकारियां वो राष्ट्रपति को देगा। ये किसका कर्तव्य है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो क्लियर दोस्तों, फिलहाल अपने को राष्ट्रपति याद रखना है। राष्ट्रपति 52 से लेकर के 62 तक अपने को याद रखना है। हम 52 से लेकर 62 तक की डिटेल को अभी हम खंगालने वाले हैं, और इन सब को अभी हम एक बार हटा देते हैं, ठीक है। इनको जैसे ही उपराष्ट्रपति आएगा उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, जैसे ही प्रधानमंत्री आएगा हम उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति को शुरू करते हैं। और अब एक बार फिर से देख लीजिए, आप याद कीजिए जल्दी से जल्दी। सबसे पहले 52 में क्या होगा, राष्ट्रपति आएगा। 53 में क्या होगा, उसको शक्तियां दी जाएंगी। 54 में क्या होगा, उसका निर्वाचन मंडल होगा। और 55 में क्या होगा, उसके निर्वाचन की विधि होगी। 56 में क्या होगा, उसका कार्यकाल कितना है, और कार्यकाल खत्म होगा तो क्या आ सकता है कि नहीं यार। 57 में पुनर्निर्वाचन आ जाएगा। पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता, तो 58 में योग्यता आ जाएगी। 59 के अंदर शर्त हो जाएगी, अगर शर्त वो मान लेता है तो शपथ दिला दी जाएगी 60 के अंदर। और 61 के अंदर महाभियोग लगा करके उसे पद रिक्त कर दिया जाएगा। तो देखिए, राष्ट्रपति के पद पर आने और पद पर जाने तक का ये कार्यक्रम आपको अच्छी तरीके से इस तरीके से याद रखना है। चलिए देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, देश का एक सर्वोच्च एक राष्ट्रपति होगा, जो कि देश का एक सर्वोच्च नागरिक होगा। तीनों सेनाओं का सेनापति होगा, संसद का अभिन्न अंग होगा। और चौथी बात, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, ठीक है भाई। ये बातें राष्ट्रपति के बारे में हैं, जिनको आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना। आगे देखिए, कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं कि जा तेरे को सारी शक्तियां दी। लेकिन साथ में क्या कर दिया गया, साथ में बात ऐड की कर दी गई 74 अनुच्छेद 74 के तहत इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से होगा। तो यहाँ पर इसको बिल्कुल खाली उसी समय जैसे ही वो पद पे आया उसको खुशियां दी, और उसके साथ में ही उसको ये भी बता दिया गया कि आप इन शक्तियां, तेरे वो शक्तियां तो सारी हैं, लेकिन इनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से होगा। तो खाली हो गया, यानी नाम मात्र का हो गया। तो फिर भी चलते हैं, देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट निर्वाचन मंडल की। यहाँ आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन मंडल और चुनाव की विधि जो है यहाँ अपने को ध्यान देनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वाचन मंडल की, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा। तो 2-3 तरीके से ऑप्शन अपने को मिल सकते हैं। देखिए जरा, पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि राज्यसभा, लोकसभा व सभी विधानसभाओं, सभी विधान सभाओं के चुने हुए सदस्य हैं।
के चुने हुए सदस्य या निर्वाचित सदस्य। देखिए एक लाइन में इस सारी बातें क्लियर हो गई हैं, लेकिन इनको कई तरीके से पूछा जा सकता है। राज्यसभा, लोकसभा और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वही राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, पहली कंडीशन। उसके अलावा देखिए जरा हमसे पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो वो बात भी सही है क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा क्या है, संसद है। उसके बाद देखिए जरा कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि भारत के अंदर सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं और प्लस उसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनमें विधानसभाएं हैं। तो देखिए जरा 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा को भी इसमें शामिल किया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। यानी उससे पहले केवल राज्यों की विधानसभाएं ही थी जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेती थी। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, पहले हमारे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29 राज्यों के अंदर 29 विधानसभाएं प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी, यानी कि भारत में 31 विधानसभाएं थी। वर्तमान के अंदर राज्य 28 हो चुके हैं और जो जम्मू कश्मीर राज्य अलग किया गया उसको काट के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाने हैं, 9। लेकिन इसी के साथ साथ में ध्यान रखिएगा दमन और दीव, दादरा व नागर हवेली 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे जिनको कंबाइन करके एक कर दिया गया। तो अब संख्या 8, 9 की जगह कितनी रहेगी, 8, यानी एक ही बढ़ा। जिस प्रकार से एक राज्य के 2 टुकड़े किए बनने चाहिए थे 9, लेकिन इन 7 में से 2 ऐसे हैं जिनको एक ही साथ इकट्ठा कर दिया गया, यानी यहाँ संख्या 6 होगी, 6 के बाद में 2 इधर से ऐड करेंगे तो कितने हो गए हमारे पास में, 8 आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हमारे पास में 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं और प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। तो एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि अब पहले 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं थी, अब 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। कौन कौन सा, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, 3 ये केंद्र प्रदेश हैं। तो दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं विधानसभा की, पुडुचेरी में 30 और जम्मू कश्मीर के अंदर 114 विधानसभा की सीटें हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है। जम्मू कश्मीर आपको मैं बता दूं 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश है, ये बात आपको ध्यान रखनी है अलग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में निर्वाचन मंडल हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है चुनाव की विधि, निर्वाचन की विधि। तो निर्वाचन की जो विधि है ये विधि है, अब इसका निर्वाचन हम नहीं करते, हमारे द्वारा चुने हुए लोग आगे जाकर करते हैं, उनके द्वारा भी चुने होते हैं जो वो भी आगे इनका चुनाव करते हैं, यानी काफी गुप्त इसका मतदान रखा जाता है, अप्रत्यक्ष होता है जनता से। तो सबसे पहली बात अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, इसे हेयर प्रणाली भी कहते हैं। ये आयरलैंड से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है, आयरलैंड से। चलिए देखिए जरा, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा।
लेकिन ये पद्धति जो है उसके बारे में देखना, आज तक यहाँ तक तो प्रश्न पहुंच गया, लेकिन अब इसके डीप प्रश्न जाने की संभावनाएं हैं, तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। अप्रत्यक्ष से आप समझ गए होंगे कि उसमें हमारा हाथ नहीं है, तो हमसे अलग है, जनता उसमें वोट नहीं करती, अप्रत्यक्ष रहता है। उसके बाद देखिए जरा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी जितने भी कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामित हैं, जो खड़े हैं उसमें, जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी और डी, ये 4 व्यक्ति हैं, इनका ये 4 बी और सी और डी, ये 4 व्यक्ति हैं, ये पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हैं, उम्मीदवार हैं। अब जो भी विधायक जाएगा, जो भी सांसद जाएगा वोट डालने के लिए, वो देखेगा कि मुझे इनमें से सबसे अच्छा, मतलब किसको वोट डालना है। उसने पहला तो वही सिस्टम कि वोट किसको डालना है, जैसे उसने वोट डालना है बी को, तो बी को, ऐसा नहीं कि बी को ही वोट डालेगा, नहीं, वो बी को प्रेफरेंस देगा कि ये मुझे 1 नंबर पे अच्छा लगता है, अगर ये राष्ट्रपति बन जाए तो वेरी गुड, ये नहीं बने तो ये बन जाए, ये ना बने तो ये वाला, उसके बाद ये, ठीक है। इस प्रकार से अब एक विधायक आ गया, फिर दूसरा आ गया, उसने बोल दिया कि ये अच्छा है, ये दूसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये तीसरे पे, फिर आगे दूसरा विधायक, तीसरा विधायक, चौथा विधायक, इस प्रकार से इनकी प्रेफरेंस होती है। वो सभी को प्रेफरेंस देंगे कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा उसके कम है, ठीक है। इस प्रकार से प्रेफरेंस होगा। ये आ गया हमारे पास में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आ गया है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ध्यान रखिएगा, अब इसमें मत मूल्य होता है प्रत्येक का, सांसद और विधायक में डिस्टेंस ना हो, मतलब उनमें कोई मतभेद ना हो, उनके लिए मत मूल्य बना दिया जाता है एक, ताकि सबको एक लेवल पे लाया जा सके। तो मत मूल्य जो होता है, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो देखिए जरा, एक एमएलए का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा। एमएलए यानी कि विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा कि वो जिस राज्य से है उस राज्य की जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटा में उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1/1000 से, 1/1000 से इसको डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जरा, ये एक एमएलए का मत मूल्य निकालने का एक तरीका है। राज्य की कुल जनसंख्या बटा में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मल्टीप्लाई 1/1000 से, ठीक है। यूपी का जो मत मूल्य है, एमएलए का मत मूल्य है, वो है 208, और राजस्थान के एमएलए के मत मूल्य की बात करते हैं तो वो आता है 129, और सबसे कम की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है सिक्किम का मत मूल्य सबसे कम है केवल 7, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मत मूल्य डिसाइड किए जाते हैं। अब फिर उसके बाद में एमपी का भी मत मूल्य बनाया जाता है, उसका भी मत मूल्य डिसाइड किया जाता है। तो देखिए जरा, एमपी का मत मूल्य डिसाइड किया जाएगा कि सभी विधायकों का कुल मत मूल्य बटा में संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा में कितने 543 और प्लस में राज्यसभा में कितने 233, यानी 776 सदस्य जो हैं संसद के अंदर निर्वाचित होते हैं। तो सभी विधायकों का कुल मत मूल्य जितना है उसको डिवाइड किया जाएगा 776 सांसदों के बीच में। तो इस प्रकार से एक सांसद यानी एमपी का मत मूल्य आ जाएगा हमारे पास में 708,
एक एमपी का मत मूल्य आता है 708, क्योंकि हमारे देश के अंदर कुल विधायकों की अगर बात की जाए, देखो मैंने यहाँ बताया था आपको कि हमारे यहाँ पे कुल विधानसभाएं जो है वो कितनी है, 31 विधानसभाएं हैं पूरे देश के अंदर, और 31 विधानसभाओं के अंदर 4120 विधायक हैं। जैसे राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायक हैं, उसी प्रकार से कुल देश के अंदर जितनी भी विधानसभाएं हैं उनका कुल मिलाकर 4120 विधायक हैं। और इन 4120 विधायकों का अगर हम कुल मत मूल्य की बात करें तो कुल मत मूल्य बनता है 549474। ठीक है भाई, इस प्रकार से इसको याद करेंगे तो बन गया हमारे पास में 5,49,474 जो है ये कुल मत मूल्य है पूरे देश के सभी विधायकों का। तो उसके बाद में हम इसको डिवाइड बाय करेंगे 776 से, तो देखिए जरा 5,4,9,4,7,4 डिवाइड बाय 776, तो अपने पास में आ जाएगा 708 समथिंग, थोड़ा सा पॉइंट एक्स्ट्रा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, मत मूल्य 708 ही माना जाता है इसका। ठीक है, तो देखिए जरा इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। राजस्थान का एमएलए का मत मूल्य आपको याद रखना जरूरी है, 129 है। और ये देश का जो एक संसद है, एक संसद का मत मूल्य 708 है। और इसी 708 को देखिए जरा हम दो भागों में बांट लेते हैं। और अब हम बात करते हैं कि देश में सबसे ज्यादा मत मूल्य किस राज्य के विधायक का है, तो यूपी का है। यूपी के विधायक का मत मूल्य सबसे ज्यादा है। अब हमारा अगर 129 है तो हमने ये 08 किसको देना है, यूपी को देना है, और ये 7 किसको देना है, सिक्किम को देना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर 08 जोड़ेंगे तो 100 के बाद में तो 200 आएगा। ऐसा तो नहीं कि 300, 408, 508, ऐसा नहीं। हमें कितना रखना, ध्यान रखना है 208 मत मूल्य जो है वो किसका, यूपी का है। 129 मत मूल्य राजस्थान के एमएलए का है, और 7 मत मूल्य जो है वो सिक्किम के एमएलए का है, एक एमएलए का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यूपी और सिक्किम वाले में एमपी मतलब अपने एक सांसद का मत मूल्य निहित है। ठीक है, इसको हम जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो क्लियर कीजिएगा, वापस से दोबारा आते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यानी जनता से परे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रेफरेंस देकर के, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, तो मत मूल्य इसका डिसाइड किया जाएगा। एमएलए का मत मूल्य डिसाइड करना है तो राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य गुणा में 1/1000। इस प्रकार से राजस्थान का मत मूल्य आ जाएगा 129, यूपी का सबसे ज्यादा है 208 और सिक्किम का सबसे कम है 7। एमपी का मत मूल्य निकालेंगे तो सभी विधायकों का कुल मत मूल्य, तो सभी विधायक कितने, 4120, विधानसभाएं कितनी 31, और कुल मत मूल्य कितना 5,49,474, ये कुल मत मूल्य है। और इसको बांट देंगे, कुल निर्वाचित सांसद कितने हैं, तो कुल निर्वाचित सांसद कितने हैं, 776 सांसद हैं जो निर्वाचित हैं। ठीक है, इसमें हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास में 708। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में कुल जो मत मूल्य होता है वो बन जाता है कितना, 10,9,8,8,8,2। ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास में 10,98,882 जो है ये क्या बन जाएगा, एक राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मत मूल्य है पूरे देश का। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी आंकड़ा आपके सामने आए इस प्रकार से हम उसको निकाल सकते हैं, इसको याद रखना है आपने को। ठीक है, अगर डीप से डीप जाएगा तो इतना ही डीप हो सकता है कि एक एमपी का मत मूल्य बता दीजिए और एमएलए का मत मूल्य बता दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा टोटल विधायक कितने हैं देश के अंदर, तो 4120 विधायक हैं। तो क्लियर करते हैं, ये हमारे पास में है चुनाव की विधि, इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब बात करते हैं कार्यकाल की, कि कार्यकाल जो है राष्ट्रपति का वो है 5 वर्ष का कार्यकाल। ठीक है, अब 5 वर्ष का कार्यकाल है तो 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है, उसको हम महाभियोग में देखेंगे। और उसके बाद में देखते हैं कि 5 वर्ष का कार्यकाल तो है लेकिन वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक
उस पद का उत्तराधिकारी वहां नहीं आ जाता, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था यहाँ पे कि पद रिक्त होगा तो उसका पद खाली नहीं रखा जा सकता, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रखा जा सकता, इसलिए वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति वहां पर चुनकर नहीं आ जाता। उसके बाद में बात करते हैं योग्यता की। तो देखिए योग्यता यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट आ जाती है हमारे पास में कि पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरी योग्यता है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। दूसरी यहाँ पे ध्यान रखनी है अपने को कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी हमारे पास में आ जाएगी यहाँ पे कि वह दिवालिया या पागल घोषित ना किया गया हो। चौथी हमारे पास में आ जाती है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब है कि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी प्रकार का लाभ का पद, देखो खाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रियों को छोड़ करके बाकी सभी पद लाभ के पद माने जाएंगे, जो जहां से सरकार के द्वारा उसको वेतन जा रहा है तो वो लाभ के पद कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर वो संसद भी है तभी तो उसको पद खाली माना जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है और मान लेते हैं कि उसी समय वो सांसद भी है एक, तो उसका सांसद का पद समाप्त माना जाएगा जब से वो राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। चलिए देखिए जरा, अब इसकी एक इम्पोर्टेंट योग्यता और आती है। देखो 3-4 योग्यता तो मैंने आपको बता दी कि सबके लिए कॉमन ही चलेंगी। भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो और दिवाली और पागल घोषित ना किया गया हो। अब 2 बातें आती हैं इसके लिए, पहली 35 वर्ष की आयु पूर्ण की हो और दूसरी बात यहाँ पे आती है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, चुने जाने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो लोकसभा का सदस्य हो, नहीं, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि शर्त इसकी 59 में जो शर्त लिखी गई है ये यही लिखा गया है कि वह संसद या विधानमंडल में किसी पद पर नहीं होना चाहिए, संसद या विधानमंडल में कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ये किस में लिखा गया है? 59 में लिखा गया है। उसके बाद देखिए जरा शपथ, शपथ की हम बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश इसको, न्यायाधीश जो है इसको शपथ दिलाएगा। यदि मुख्य न्यायाधीश उस समय नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश से शपथ दिलाता है। उसके बाद में बात करते हैं हम महाभियोग की। महाभियोग, तो महाभियोग की प्रक्रिया काफी लंबी है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।